में पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक बार भूस्खलन होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसी 2013। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। हिमालय विश्व का नवीन वलित पर्वत है, जबकि पश्चिमी घाट प्राचीन एवं अपेक्षाकृत स्थिर पर्वत है। इसलिए हिमालय भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है। मुख्य भाग। नवीन एवं अस्थिर भूसंरचना। हिमालय की चट्टानें अपेक्षाकृत कमजोर तथा विवर्तनिक रूप से सक्रिय हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। बी भूकंपीय गतिविधियां। हिमालय उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है, जिससे ढालों की स्थिरता लगातार प्रभावित होती रहती है। उत्तराखंड एवं सिक्किम इसके उदाहरण हैं। सी तीव्र ढाल एवं गहरी नदी घाटियां। तीव्र ढाल तथा नदियों द्वारा होने वाला निरंतर अपर्दन भूस्खलन की संभावना को बढ़ाता है। अलकनंदा एवं भागीरथी घाटियां इसका उदाहरण है। डी अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटना। अत्यधिक वर्षा तथा बादल फटने से मिट्टी जल संतृप्त होकर ढालों से खिसकने लगती है। 2013 की केदारनाथ आपदा इसका प्रमुख उदाहरण है। ई मानवीय हस्तक्षेप। सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं तथा वनों की कटाई ढालों को कमजोर बनाती है। चारधाम परियोजना क्षेत्र इसका उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तराखंड, केदारनाथ तथा सिक्किम को दर्शाकर भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार हिमालय भारत का सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि भूस्खलन के जोखिम को और बढ़ा रही है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। हिमालय की युवा भूसंरचना, भूकंपीय सक्रियता, तीव्र ढाल तथा मानवीय हस्तक्षेप इसे पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक भूस्खलन प्रवण बनाते हैं। सतत विकास एवं वैज्ञानिक नियोजन आवश्यक है। प्रश्न 2। हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात को फेलिन नाम दिया गया था। विश्व भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है? विस्तार से बताइए। 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसी 2013। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण उनकी पहचान, प्रभावी संचार, त्वरित चेतावनी तथा आपदा प्रबंधन को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य भाग। विश्व मौसम संगठन (WMO) की भूमिका। विश्व मौसम संगठन (WMO) विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों के लिए चक्रवात नामकरण प्रणाली का समन्वय करता है तथा क्षेत्रीय मौसम केंद्रों के माध्यम से इसे संचालित करता है। बी क्षेत्रीय समितियों द्वारा नामों की सूची। प्रत्येक महासागरीय क्षेत्र के सदस्य देश पहले से नामों की सूची तैयार करते हैं और चक्रवात आने पर उनका क्रमवार उपयोग किया जाता है। उत्तर हिंद महासागर की नाम सूची इसका उदाहरण है। सी भारत की भूमिका। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) नई दिल्ली, उत्तर हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र (RSMC) है तथा इसी क्षेत्र के चक्रवातों के नाम जारी करता है। फेलिन, अम्फान और ताउते इसके उदाहरण हैं। डी नाम चयन के सिद्धांत। चक्रवातों के नाम छोटे, सरल, उच्चारण में आसान तथा किसी धर्म, संस्कृति या समुदाय के लिए आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए। मोचा और रेमल ऐसे स्वीकृत नाम हैं। ई अत्यधिक विनाशकारी चक्रवातों के नाम हटाना। यदि कोई चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध होता है, तो उसके नाम को भविष्य की सूची से हटा दिया जाता है। कैटरीना इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। आप विश्व मानचित्र में उत्तर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा उत्तर अटलांटिक महासागर को दर्शाकर प्रमुख चक्रवातीय क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। विश्व मौसम संगठन (WMO) वैश्विक चक्रवात नामकरण प्रणाली का समन्वय करता है। वर्ष 2020 में उत्तर हिंद महासागर के लिए सदस्य देशों द्वारा नई चक्रवात नाम सूची जारी की गई, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और आपदा प्रबंधन को और सुदृढ़ किया गया। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित नामकरण प्रभावी संचार, त्वरित चेतावनी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ बनाकर जनधन की हानि कम करता है। प्रश्न 3। विश्व के शहरी परिवेश में ऊष्माद्वीपों (अर्बन हीट आइलैंड्स) के निर्माण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसी 2013। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। शहरी ऊष्माद्वीप (अर्बन हीट आइलैंड) वह स्थिति है जिसमें शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाता है। मुख्य भाग। कंक्रीट एवं डामर की अधिकता। कंक्रीट, डामर तथा ऊंची इमारतें सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर लंबे समय तक संचित रखती है। दिल्ली इसका प्रमुख उदाहरण है।
बी हरित क्षेत्र की कमी, पेड़ों एवं वनस्पति की कमी से वाष्पोत्सर्जन एवापोट्रांसपिरेशन घटता है, जिससे प्राकृतिक शीतलन कम होकर तापमान बढ़ जाता है। मुंबई के घने शहरी क्षेत्र इसका उदाहरण है। सी मानवजनित ऊष्मा, वाहनों, उद्योगों, एयर कंडीशनरों तथा बिजली की अधिक खपत से अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। टोक्यो इसका प्रमुख उदाहरण है। डी ऊंची इमारतों का प्रभाव, ऊंची इमारतें वायु प्रवाह को बाधित कर ऊष्मा को शहर के भीतर रोक लेती है। न्यूयॉर्क इसका उदाहरण है। ई तीव्र शहरीकरण एवं जनसंख्या घनत्व, अनियोजित शहरी विस्तार से प्राकृतिक भूमि के स्थान पर कृत्रिम सतहों का विस्तार होता है, जिससे तापमान बढ़ता है। बेंगलुरु इसका उदाहरण है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, टोक्यो तथा न्यूयॉर्क को दर्शाकर शहरी ऊष्मा द्वीप की प्रमुख घटनाओं वाले शहरों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन, आईपीसीसी के अनुसार तीव्र शहरीकरण स्थानीय तापमान वृद्धि को प्रभावित करता है। वर्तमान में ग्रीन रूफ, कूल रूफ, शहरी वनीकरण तथा हरित अवसंरचना जैसी तकनीकों को शहरी ऊष्मा द्वीप के प्रभाव को कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। निष्कर्ष, लगभग 20 शब्द। शहरी ऊष्मा द्वीप बढ़ते शहरीकरण तथा हरित क्षेत्रों की कमी का परिणाम है। सतत शहरी नियोजन एवं हरित अवसंरचना इनके प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। प्रश्न 4, हिमालय ग्लेशियरों के सिकुड़ने और भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2014। प्रस्तावना, लगभग 20 शब्द। हिमालय को एशिया का जल स्तंभ, वाटर टावर ऑफ एशिया, कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की जल, कृषि एवं पारिस्थितिकी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मुख्य भाग, अब बढ़ता वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हो रही है। गंगोत्री ग्लेशियर इसका प्रमुख उदाहरण है, जो लगातार पीछे हट रहा है। बी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, ग्लेशियरों के तीव्र पिघलने से प्रारंभिक वर्षों में नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है, किंतु दीर्घकाल में हिमनदों के सिकुड़ने से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल उपलब्धता घटने का खतरा उत्पन्न होता है। सी ग्लेशियर झीलों एवं बाढ़ का खतरा, पिघलते हिमनदों से हिमनद झीलों, ग्लेशियर लेक्स, का निर्माण होता है। इनके टूटने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, जैसी विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं बढ़ती है। सिक्किम 2023 इसका प्रमुख उदाहरण है। डी मानसून एवं जलवायु अस्थिरता, तापमान वृद्धि और हिमनद ह्रास के कारण वर्षा का वितरण अधिक अनियमित हो रहा है, जिससे अत्यधिक वर्षा तथा सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में हाल की अत्यधिक वर्षा इसका उदाहरण है। ई जैव विविधता एवं आजीविका पर प्रभाव, हिमालय पारिस्थितिकी, कृषि, जल विद्युत, पर्यटन तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इसके स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। आप भारत के मानचित्र में हिमालय, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिक्किम तथा उत्तराखंड को दर्शाकर हिमनद ह्रास से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन, आईपीसीसी के अनुसार हिमालय ग्लेशियरों का तीव्र ह्रास एशिया की जल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ICMOD, ने भी हिमालय में तेजी से घटते हिमनदों पर चिंता व्यक्त की है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण GLOF तथा अन्य चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। निष्कर्ष, लगभग 20 शब्द। हिमालय ग्लेशियरों का सिकुड़ना जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। इनके संरक्षण हेतु उत्सर्जन में कमी, जलवायु अनुकूलन तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी का सतत संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 5, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित है। ऐसा क्यों? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2014। प्रस्तावना, लगभग 20 शब्द। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरीय जल पर बनने वाले शक्तिशाली निम्न दाब तंत्र हैं। इनके निर्माण के लिए विशिष्ट महासागरीय एवं वायुमंडलीय परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। मुख्य भाग, असमुद्री सतह का उच्च तापमान। इन क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान सामान्यतः 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है, जिससे अधिक वाष्पीकरण होता है और चक्रवात को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है। बी प्रचुर आर्द्रता, नमी, गर्म एवं नम वायु तीव्र संवहन, कन्वेक्शन, को बढ़ावा देती है,
जिससे शक्तिशाली क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ तथा चक्रवात विकसित होते हैं। दक्षिण चीन सागर इस दृष्टि से अत्यंत अनुकूल क्षेत्र है। सी अनुकूल कोरिलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ये क्षेत्र सामान्यतः 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है, जहां कोरिलिस बल पर्याप्त होता है और चक्रवात को आवश्यक घूर्णन प्रदान करता है। मैक्सिको की खाड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है। डी कम ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन, लो वर्टिकल वाइंड शेयर। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन होने से चक्रवात की संरचना स्थिर रहती है और उसका विकास बाधित नहीं होता। अटलांटिक हरिकेन क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। ई अनुकूल महासागरीय एवं वायुमंडलीय परिस्थितियां। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, गर्म समुद्री धाराएं तथा निम्न दाब की परिस्थितियां इन क्षेत्रों में चक्रवात निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात बंगाल की खाड़ी में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप विश्व मानचित्र में दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ITCZ तथा 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश क्षेत्रों को दर्शाकर चक्रवात निर्माण के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना आवश्यक है। IPCC के अनुसार बढ़ते समुद्री तापमान से तीव्र चक्रवातों की संभावना बढ़ सकती है। हाल के वर्षों में अरब सागर में भी तीव्र चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का संकेत है। प्रश्न 6। मानवजनित भूदृश्य निर्माण के कारण भारतीय मानसून के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इस बात से आप किस हद तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक UPSC CAC 2015। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। भारतीय मानसून मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु मानवजनित भूदृश्य परिवर्तन इसके वितरण, तीव्रता तथा समय को भी प्रभावित करने लगे हैं। मुख्य भाग। अब वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। वनों के घटने से वाष्पोत्सर्जन, एवापोट्रांसपिरेशन, कम होता है, जिससे स्थानीय आर्द्रता एवं वर्षा का स्वरूप प्रभावित होता है। पश्चिमी घाट तथा अरावली पर्वतमाला में वन क्षरण के कारण वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन देखा गया है। बी तीव्र शहरीकरण एवं ऊष्माद्वीप प्रभाव। कंक्रीट संरचनाओं एवं शहरी ऊष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण स्थानीय तापमान बढ़ता है, जिससे संवहन और चरम वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। दिल्ली तथा मुंबई में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सी भूमि उपयोग एवं कृषि परिवर्तन। फसल चक्र में बदलाव, व्यापक सिंचाई तथा भूजल दोहन से सतही नमी एवं स्थानीय ऊर्जा संतुलन प्रभावित होता है, जिससे मानसूनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन आ सकता है। पंजाब और हरियाणा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डी औद्योगीकरण एवं वायु प्रदूषण। वायुमंडल में बढ़ते एरोसोल्स बादलों के निर्माण, वर्षा की बूंदों के आकार तथा वर्षा की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। इंडोगंगा का मैदान इस समस्या से विशेष रूप से प्रभावित है। ई प्राकृतिक कारकों की भी प्रमुख भूमिका। यद्यपि मानवजनित कारक प्रभाव डालते हैं, फिर भी ENSO, एल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव, आयोडी, हिमालय तथा समुद्री सतह तापमान भारतीय मानसून के मूल नियंत्रक बने हुए हैं। एल नीनो वाले वर्षों में सामान्यतः मानसून कमजोर रहता है। आप भारत के मानचित्र में पश्चिमी घाट, अरावली, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा तथा इंडोगंगा के मैदान को दर्शाकर मानवजनित भूदृश्य परिवर्तनों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। IPCC के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन तथा शहरीकरण क्षेत्रीय वर्षा के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश में चरम वर्षा घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एवं अनियोजित शहरीकरण के कारण फ्लैश फ्लड तथा अनियमित मानसून की घटनाएं बढ़ रही है। मानवजनित कारक प्रभावी हैं, किंतु प्राकृतिक महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रक्रियाएं अभी भी मानसून की मूल नियंत्रक बनी हुई है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। मानवजनित भूदृश्य परिवर्तन भारतीय मानसून के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, किंतु प्राकृतिक जलवायु प्रणालियां अभी भी इसकी प्रमुख नियंत्रक है। इसलिए सतत भूमि उपयोग एवं वैज्ञानिक नियोजन आवश्यक है। प्रश्न 7। पर्यटन के कारण जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य अपनी पारिस्थितिकी वहन क्षमता इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की सीमा तक पहुंच रहे हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक UPSC CAC 2015। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। पारिस्थितिकी वहन क्षमता इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी
किसी क्षेत्र द्वारा पर्यावरणीय क्षति के बिना मानवीय गतिविधियों को सहन करने की अधिकतम सीमा है। अनियंत्रित पर्यटन हिमालयी राज्यों की इस क्षमता पर गंभीर दबाव डाल रहा है। मुख्य भाग। ठोस अपशिष्ट एवं प्रदूषण में वृद्धि। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्लास्टिक कचरा, जल एवं वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है। डल झील तथा नैनीताल झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वनों की कटाई एवं जैव विविधता पर प्रभाव। होटल, सड़क, रिसोर्ट तथा अन्य पर्यटन अवसंरचना के विस्तार से वनों की कटाई तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का क्षरण हो रहा है। शिमला के आसपास बढ़ती निर्माण गतिविधियां इसका उदाहरण हैं। जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। पर्यटन मौसम में पेयजल एवं अन्य जल आवश्यकताओं में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय समुदायों तथा पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ता है। मनाली में पर्यटन सीजन के दौरान जल संकट इसका उदाहरण है। भूस्खलन एवं आपदा जोखिम में वृद्धि। अनियोजित निर्माण, सड़क चौड़ीकरण तथा पर्वतीय ढालों की कटाई से भूस्खलन एवं भूधंसाव जैसी आपदाओं का जोखिम बढ़ रहा है। जोशीमठ भूधंसाव तथा 2023 हिमाचल प्रदेश आपदा इसकी पुष्टि करते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन। पर्यटन रोजगार, आय एवं क्षेत्रीय विकास का प्रमुख स्रोत भी है। समस्या पर्यटन नहीं, बल्कि असतत पर्यटन, अनसस्टेनेबल टूरिज्म है। सिक्किम का इको टूरिज्म मॉडल दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास साथ साथ संभव है। आप भारत के मानचित्र में जम्मू एवं कश्मीर, डल झील, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, उत्तराखंड, नैनीताल, जोशीमठ तथा सिक्किम को दर्शाकर पर्यटन से प्रभावित प्रमुख हिमालयी क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में सतत पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म तथा वहन क्षमता आधारित विकास पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में वहन क्षमता आधारित पर्यटन, प्रभावी कचरा प्रबंधन तथा इको टूरिज्म को नीति स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। हिमालयी राज्यों में पर्यटन आर्थिक विकास का आधार है, किंतु वहन क्षमता की अनदेखी गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करती है। सतत, नियंत्रित एवं उत्तरदायी पर्यटन ही दीर्घकालिक समाधान है। प्रश्न 8। भारत में ताजे पानी के प्रचुर संसाधन हैं, फिर भी यह जल संकट से क्यों जूझ रहा है? इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक UPSC CAC 2015। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। भारत में पर्याप्त वर्षा एवं विशाल नदी तंत्र होने के बावजूद जल का असमान वितरण, प्रदूषण तथा कुप्रबंधन देश को गंभीर जल संकट की ओर ले जा रहे हैं। मुख्य भाग। वर्षा का असमान वितरण। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कुछ महीनों में तथा सीमित क्षेत्रों में होती है। मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के बड़े भाग जलाभाव से प्रभावित रहते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन। कृषि, उद्योग तथा घरेलू आवश्यकताओं के लिए भूजल का अनियंत्रित दोहन जल स्तर में निरंतर गिरावट का कारण बन रहा है। पंजाब एवं हरियाणा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज तथा कृषि रसायनों के कारण नदियों एवं जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे उपलब्ध मीठे जल का बड़ा भाग उपयोग योग्य नहीं रह जाता। गंगा तथा यमुना इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। जल प्रबंधन एवं भंडारण की कमी। वर्षा जल संचयन, जलाशयों के रखरखाव तथा सूक्ष्म सिंचाई जैसी प्रणालियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। तमिलनाडु की वर्षा जल संचयन पहल इस दिशा में एक सफल उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ती मांग। अनियमित मानसून, बार बार सूखा, तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि तथा बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण जल उपलब्धता और मांग के बीच असंतुलन बढ़ रहा है। 2019 का चेन्नई जल संकट इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में मेघालय, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, चेन्नई तथा तमिलनाडु को दर्शाकर जल संकट के प्रमुख क्षेत्रों एवं उदाहरणों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत के अनेक क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। वर्तमान में जल जीवन मिशन
अटल भूजल योजना तथा वर्षा जल संचयन जैसी पहले जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भारत में जल संकट का प्रमुख कारण जल की कमी नहीं, बल्कि उसका असमान वितरण, प्रदूषण तथा कुप्रबंधन है। समेकित एवं सतत जल संसाधन प्रबंधन ही इसका दीर्घकालिक समाधान है। प्रश्न 9। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के 3 महानगर हैं, लेकिन अन्य 2 शहरों की तुलना में दिल्ली में वायु प्रदूषण कहीं अधिक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी सीएसी 2015। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। दिल्ली भारत के सर्वाधिक प्रदूषित महानगरों में से एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति, मौसमीय दशाएं तथा मानवजनित गतिविधियां वायु प्रदूषण को अत्यधिक गंभीर बनाती हैं। मुख्य भाग। अब भौगोलिक स्थिति। दिल्ली एक स्थलावेष्टित, लैंडलॉक्ड शहर है, जबकि मुंबई एवं कोलकाता समुद्र के निकट स्थित है। समुद्री हवाएं मुंबई और कोलकाता में प्रदूषकों के फैलाव में सहायता करती है, जबकि दिल्ली में ऐसा प्राकृतिक लाभ उपलब्ध नहीं है। तापमान प्रतिलोमन, टेम्परेचर इन्वर्शन। सर्दियों में तापमान प्रतिलोमन के कारण प्रदूषक धरातल के निकट ही फंस जाते हैं, जिससे स्मॉग और PM 2.5 का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से नवंबर से जनवरी के बीच देखने को मिलती है। पराली जलाना एवं क्षेत्रीय प्रदूषण। पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाले सूक्ष्म कण दिल्ली NCR तक पहुंचकर वायु गुणवत्ता को और खराब करते हैं। हालांकि यह अकेला कारण नहीं है। वाहन, उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां। वाहनों की अत्यधिक संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल तथा डीजल जनरेटर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण को बढ़ाते हैं। दिल्ली NCR इसका प्रमुख उदाहरण है। कम वर्षा एवं धीमी वायु गति। सर्दियों में कम वर्षा और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषकों का प्राकृतिक रूप से फैलाव या धुलाई, वॉशआउट नहीं हो पाती। इसके विपरीत मुंबई में समुद्री हवाएं तथा अधिक वर्षा प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। आप भारत के मानचित्र में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा तथा अरावली पर्वतमाला को दर्शाकर वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सर्दियों में दिल्ली का AQI प्रायः वेरी पुअर या सीवियर श्रेणी में पहुंच जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने PM 2.5 को मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताया है। वर्तमान में ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तथा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि केवल पराली जलाना नहीं, बल्कि स्थानीय उत्सर्जन, मौसमीय दशाएं तथा अनियोजित शहरीकरण भी समान रूप से उत्तरदायी है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। दिल्ली में वायु प्रदूषण भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल मौसमीय दशाओं तथा मानवजनित उत्सर्जनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इसके समाधान के लिए समन्वित क्षेत्रीय एवं वैज्ञानिक रणनीति आवश्यक है। प्रश्न 10। हिमालय भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इसके कारणों पर चर्चा कीजिए और निवारण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी CAC 2016। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। हिमालय विश्व का नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी अस्थिर भूसंरचना, तीव्र ढाल तथा बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप इसे भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। मुख्य भाग। नवीन एवं कमजोर भूसंरचना। हिमालय की चट्टानें पूर्णतः सुदृढ़ नहीं हैं तथा यहाँ विवर्तनिक गतिविधियां आज भी जारी है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT जैसे सक्रिय भ्रंश क्षेत्र ढालों को अस्थिर बनाते हैं। तीव्र ढाल एवं भारी वर्षा। खड़ी ढालों पर मानसूनी वर्षा एवं बादल फटने की घटनाओं से मिट्टी जल संतृप्त होकर खिसकने लगती है। 2013 की उत्तराखंड आपदा इसका प्रमुख उदाहरण है। भूकंपीय सक्रियता। हिमालय उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है। बार बार आने वाले भूकंप चट्टानों की स्थिरता को कमजोर कर भूस्खलन की संभावना बढ़ाते हैं। सिक्किम इसका उदाहरण है। मानवीय हस्तक्षेप। वनों की कटाई, सड़क चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं तथा अनियोजित शहरीकरण प्राकृतिक ढालों को कमजोर कर रहे हैं। जोशीमठ भूधंसाव इस असंतुलित विकास का प्रमुख उदाहरण है। निवारण के उपाय। भूस्खलन की रोकथाम के लिए ढाल स्थिरीकरण, वनीकरण, वैज्ञानिक निर्माण, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रण, प्रभावी जल निकासी, भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप भारत के मानचित्र में हिमालय,
उत्तराखंड, सिक्किम, जोशीमठ तथा मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT क्षेत्र को दर्शाकर भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अनुसार हिमालय भारत का सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अनेक हिमालयी जिलों को उच्च भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा तथा GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे भूस्खलन का जोखिम और अधिक बढ़ गया है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। हिमालय की प्राकृतिक संवेदनशीलता तथा अनियोजित विकास भूस्खलन की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक नियोजन, पारिस्थितिकी संरक्षण तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन से इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रश्न 11। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर मृत क्षेत्रों डेड जोन्स के प्रसार के क्या परिणाम होते हैं? 200 शब्द 12.5 अंक UPSC CAC 2018। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। मृत क्षेत्र डेड जोन्स समुद्र के वे भाग है जहां घुलित ऑक्सीजन डिसोल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत कम हो जाता है, जिससे समुद्री जीवों तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मुख्य भाग। असमुद्री जैव विविधता में कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां, केकड़े, शंख तथा अन्य समुद्री जीव या तो मर जाते हैं अथवा दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको डेड जोन इसका प्रमुख उदाहरण है। मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव। मछलियों की संख्या घटने से मत्स्य उत्पादन कम होता है, जिससे मछुआरों की आजीविका तथा तटीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अरब सागर के ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र OMZ के विस्तार से यह समस्या स्पष्ट दिखाई देती है। खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित। प्रमुख समुद्री प्रजातियों की कमी से खाद्य जाल फूड वेब असंतुलित हो जाता है, जिससे पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है। प्लवक प्लैंकटन आधारित खाद्य श्रृंखला इसका उदाहरण है। यूट्रोफिकेशन में वृद्धि। उर्वरकों, कृषि अपवाह तथा सीवेज से पोषक तत्वों की अधिकता शैवाल प्रस्फुटन एल्गल ब्लूम को बढ़ाती है, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी और अधिक गंभीर हो जाती है। बाल्टिक सागर इसका प्रमुख उदाहरण है। आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। डेड जोन समुद्री पर्यटन, तटीय अर्थव्यवस्था तथा समुद्री कार्बन चक्र को प्रभावित करते हैं, जिससे दीर्घकालीन पारिस्थितिक क्षति होती है। चिलिका झील में पोषक तत्वों की अधिकता से उत्पन्न पारिस्थितिक चुनौतियां इसका उदाहरण हैं। आप विश्व एवं भारत के मानचित्र में मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, अरब सागर के ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र OMZ तथा चिलिका झील को दर्शाकर मृत क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार विश्व भर में सैकड़ों डेड जोन्स दर्ज किए जा चुके हैं। इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC समुद्री ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान से डेड जोन के विस्तार की आशंका बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सीवेज उपचार, तटीय प्रदूषण नियंत्रण तथा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICJDM को बढ़ावा देना आवश्यक है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। समुद्री मृत क्षेत्रों का विस्तार जैव विविधता, मत्स्य संसाधनों तथा तटीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। प्रदूषण नियंत्रण एवं सतत समुद्री प्रबंधन ही इसका प्रभावी समाधान है। प्रश्न 12। विकास पहलों और पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2019। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता, जल संसाधनों तथा जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनियोजित विकास एवं असतत पर्यटन से इनका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हुआ है। मुख्य भाग। असतत पर्यटन सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा। पर्यटकों की संख्या को क्षेत्र की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार नियंत्रित किया जाए तथा इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए। सिक्किम का इको टूरिज्म मॉडल इसका सफल उदाहरण है। वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण। स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण, क्षतिग्रस्त वनों का पुनर्वास तथा वन्यजीव गलियारों वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने में सहायक होगा। खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण है। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना। सड़क, होटल,
रोपवे तथा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के आधार पर किया जाना चाहिए। चारधाम परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं इस आवश्यकता को स्पष्ट करती है। डी ठोस अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन, कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक पर नियंत्रण, सीवेज उपचार तथा जल स्रोतों का संरक्षण पर्वतीय प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है। रोहतांग दर्रा में लागू संरक्षण उपाय इसका उदाहरण है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी एवं आपदा प्रबंधन, स्थानीय समुदायों को इको टूरिज्म, वन संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन में सहभागी बनाना आवश्यक है। उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक संरक्षण का प्रभावी उदाहरण हैं। आप भारत के मानचित्र में सिक्किम, खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, चारधाम क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश तथा रोहतांग दर्रे को दर्शाकर पर्वतीय पारिस्थितिकी से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वहन क्षमता आधारित सतत विकास तथा पर्यटन पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रकृति आधारित समाधान (नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस) का समर्थन करता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड तथा अन्य चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे सतत विकास की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण केवल विकास को सीमित करने से नहीं, बल्कि सतत पर्यटन, वैज्ञानिक नियोजन तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से संभव है। प्रश्न 13। जल संकट क्या है? भारत में यह क्षेत्रीय रूप से कैसे और क्यों भिन्न होता है? 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2019। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। जल संकट, वाटर स्ट्रेस, वह स्थिति है जब जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता मांग के अनुरूप नहीं होती। भारत में इसका स्वरूप भौगोलिक तथा मानवीय कारणों से क्षेत्रीय रूप से भिन्न दिखाई देता है। मुख्य भाग: वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षा का स्थानिक एवं मौसमी वितरण अत्यंत असमान है। मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा अत्यंत कम होती है, जिससे जल उपलब्धता में व्यापक अंतर उत्पन्न होता है। भूजल का अत्यधिक दोहन। सिंचाई, उद्योग एवं शहरी आवश्यकताओं के कारण अनेक राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जल स्तर लगातार गिर रहा है। पंजाब एवं हरियाणा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जनसंख्या एवं शहरीकरण। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। 2019 का चेन्नई जल संकट दर्शाता है कि अधिक मांग और अपर्याप्त प्रबंधन किस प्रकार जल संकट को गंभीर बना सकते हैं। जल प्रदूषण एवं कुप्रबंधन। नदियों, झीलों एवं भूजल का प्रदूषण, वर्षा जल संचयन की कमी तथा जल संसाधनों का अव्यवस्थित प्रबंधन उपलब्ध मीठे जल को और सीमित कर देता है। यमुना नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन। अनियमित मानसून, बार बार सूखा तथा चरम मौसमी घटनाएं विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट की तीव्रता को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में मेघालय, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, यमुना नदी तथा मराठवाड़ा क्षेत्र को दर्शाकर जल संकट के क्षेत्रीय स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग की कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत के अनेक क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित जल सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। वर्तमान में जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना तथा वर्षा जल संचयन जैसी पहले जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भारत में जल संकट प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों का परिणाम है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक, समेकित एवं सतत जल प्रबंधन ही इसका स्थायी समाधान है। प्रश्न 14। मैंग्रोव वनों के क्षय के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2019। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। मैंग्रोव वन समुद्र एवं स्थल के मध्य स्थित लवणसहिष्णु सॉल्ट टॉलरेंट वन हैं। ये तटीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा आपदा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य भाग: तटीय विकास एवं शहरीकरण। बंदरगाह, उद्योग, सड़क,
आवासीय परियोजनाओं तथा शहरी विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वनों का विनाश हो रहा है। मुंबई के तटीय मैंग्रोव क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। जलीय कृषि एक्वाकल्चर का विस्तार। झींगा पालन एवं व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए मैंग्रोव क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है, जिससे तटीय पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र इसका उदाहरण है। प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता मैंग्रोव वनों के क्षय का कारण बन रही है। सुंदरबन इसका प्रमुख उदाहरण है। तटीय संरक्षण में महत्व। मैंग्रोव चक्रवात, सुनामी तथा तटीय कटाव के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। 1999 के ओडिशा चक्रवात तथा 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान मैंग्रोव क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम क्षति दर्ज की गई थी। जैव विविधता एवं कार्बन अवशोषण। मैंग्रोव अनेक मछलियों, केकड़ों तथा अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन एवं पोषण स्थल है। साथ ही ये ब्लू कार्बन का महत्वपूर्ण भंडार है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में सुंदरबन, भितरकनिका, पिचावरम, महानदी डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को दर्शाकर प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR समय समय पर देश के मैंग्रोव क्षेत्र का आकलन करती है। रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन तटीय आर्द्र भूमियों एवं मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एट टेंजिबल इनकम्स के माध्यम से भारत में मैंग्रोव विस्तार एवं संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। मैंग्रोव वन तटीय सुरक्षा, जैव विविधता तथा जलवायु संतुलन के आधार हैं। इनके संरक्षण हेतु सतत तटीय प्रबंधन, पुनर्वनीकरण तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रश्न 15। उदाहरणों सहित प्रवाल जीवन तंत्र, कोरल रीफ इकोसिस्टम पर वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिए। 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2019। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स, समुद्री जैव विविधता के प्रमुख केंद्र हैं। वैश्विक तापवृद्धि के कारण समुद्री तापमान एवं अम्लीकरण बढ़ने से इनका अस्तित्व गंभीर संकट में है। मुख्य भाग। प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। समुद्री तापमान बढ़ने पर प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल ज़ूक्सेंथले को खो देते हैं, जिससे वे सफ़ेद पड़ जाते हैं और उनकी जीवित रहने की क्षमता घट जाती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इसका प्रमुख उदाहरण है। समुद्री जैव विविधता में कमी। प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने से अनेक मछलियों, क्रस्टेशियन तथा अन्य समुद्री जीवों का आवास एवं प्रजनन स्थल समाप्त हो जाता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण है। समुद्री अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन। वायुमंडल में बढ़ती CO समुद्र में घुलकर उसका pH कम करती है, जिससे प्रवालों का कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा कमजोर हो जाता है। लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियाँ इस समस्या से प्रभावित हैं। मत्स्य पालन एवं पर्यटन पर प्रभाव। प्रवाल भित्तियों के क्षरण से मत्स्य संसाधन घटते हैं तथा समुद्री पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसका प्रमुख उदाहरण है। तटीय सुरक्षा में कमी। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री लहरों एवं चक्रवातों की ऊर्जा को कम कर तटों की रक्षा करती हैं। इनके क्षय से तटीय कटाव तथा आपदा का जोखिम बढ़ जाता है। मालदीव इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा मालदीव को दर्शाकर प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। IPCC के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापवृद्धि पर भी अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ गंभीर खतरे में आ सकती है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI वैश्विक स्तर पर प्रवाल संरक्षण को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ भारत के तटीय संरक्षण कार्यक्रम तथा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार के माध्यम से प्रवाल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। वैश्विक तापवृद्धि प्रवाल जीवन तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्सर्जन में कमी, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार तथा सतत समुद्री प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न 16। भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामी प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2020। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। वन संसाधन भारत की जैव विविधता, जल सुरक्षा तथा जलवायु संतुलन के आधार हैं। इनकी वर्तमान स्थिति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों एवं उसके शमन दोनों को प्रभावित करती है। मुख्य भाग। अब भारत के वन संसाधनों की वर्तमान स्थिति। भारत का लगभग 21.7% भौगोलिक क्षेत्र वनावरण से आच्छादित है, किंतु घने एवं गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक वनों का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि मिजोरम में वनावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। वनों का क्षरण एवं विखंडन, खनन, अवसंरचना विकास, शहरीकरण तथा कृषि विस्तार के कारण वन क्षेत्र खंडित हो रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। अरावली पर्वतमाला तथा पश्चिमी घाट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। वनों के क्षरण से कार्बन सिंक की क्षमता घटती है, जिससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है और वैश्विक ताप वृद्धि तेज होती है। सुंदरबन पर समुद्रस्तर वृद्धि इसका उदाहरण है। वर्षा एवं जैव विविधता पर प्रभाव। वनों की कमी से स्थानीय वर्षा, जल चक्र तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं। पश्चिमी घाट की स्थानिक एंडेमिक प्रजातियां इस परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। संरक्षण एवं सुधार के उपाय। वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए वनीकरण, सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वन प्रबंधन, पुनर्वनीकरण तथा प्रकृति आधारित समाधान नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रीन इंडिया मिशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश, मिजोरम, पश्चिमी घाट, अरावली तथा सुंदरबन को दर्शाकर प्रमुख वन क्षेत्रों एवं संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के अनुसार भारत का लगभग 21.7% भौगोलिक क्षेत्र वनावरण से आच्छादित है। IPCC के अनुसार वन जलवायु परिवर्तन के शमन में महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी पहले वन संरक्षण एवं पुनर्वनीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। भारत के वन संसाधनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से निपटने की आधारशिला है। सतत वन प्रबंधन, पुनर्वनीकरण तथा जनभागीदारी से पर्यावरणीय एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रश्न 17। हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट शहरों सहित भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आई भीषण बाढ़ का कारण बताइए। इसके स्थायी निवारण उपायों का सुझाव दीजिए। 200 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2020। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। शहरी बाढ़ अर्बन फ्लडिंग वह स्थिति है जब अल्प समय में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण शहरों की जल निकासी व्यवस्था विफल हो जाती है। तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। मुख्य भाग। अनियोजित शहरीकरण, कंक्रीटीकरण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों तथा नालों पर अतिक्रमण से वर्षा जल का प्रवाह बाधित हो जाता है। हैदराबाद में झीलों एवं नालों पर अतिक्रमण इसका प्रमुख उदाहरण है। आर्द्र भूमियों एवं जलाशयों का अतिक्रमण। झीलों, तालाबों एवं आर्द्र भूमियों के सिकुड़ने से अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहित करने की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। बेंगलुरु की झीलों का क्षरण इसका उदाहरण है। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था। अनेक शहरों की पुरानी एवं संकरी ड्रेनेज प्रणाली तीव्र वर्षा के जल का समय पर निकास नहीं कर पाती। 2005 की मुंबई बाढ़ इस समस्या का प्रमुख उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन एवं चरम वर्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की संभावना बढ़ जाती है। पुणे में हाल के वर्षों की भारी वर्षा इसका उदाहरण है। स्थायी निवारण उपाय। समेकित शहरी जल निकासी योजना, वर्षा जल संचयन, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, स्पंज सिटी अवधारणा, GIS आधारित बाढ़ प्रबंधन, हरित अवसंरचना तथा जलाशयों के पुनर्जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चेन्नई में जलाशयों के पुनर्जीवन की पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। आप भारत के मानचित्र में हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु तथा चेन्नई को दर्शाकर शहरी बाढ़ से प्रभावित प्रमुख शहरों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए समेकित जल निकासी प्रणाली तथा आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बल दिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम अनहैबिटेट जलवायु लचीले क्लाइमेट रिसिलिएंट शहरों की अवधारणा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन तथा स्पंज सिटी मॉडल के माध्यम से शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। शहरी बाढ़ केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि नियोजन संबंधी समस्या भी है। सतत शहरी विकास, प्रभावी जल निकासी तथा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से इसका स्थायी समाधान संभव है। प्रश्न 18 मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की कोई जलवायु सीमा नहीं होती। उदाहरणों सहित सिद्ध कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2020। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन भूमि क्षरण की वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उत्पादकता घटती है। यह केवल शुष्क क्षेत्रों तक सीमित नहीं बल्कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में भी हो सकती है। मुख्य भाग अशुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण। कम वर्षा, अत्यधिक चराई तथा पवन अपर्दन के कारण भूमि बंजर होती जाती है। थार मरुस्थल तथा साहेल क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आर्द्र क्षेत्रों में वनों की कटाई। आर्द्र क्षेत्रों में वनों के विनाश से मृदा अपर्दन बढ़ता है तथा भूमि की उर्वरता घटती है। पश्चिमी घाट इसका प्रमुख उदाहरण है। सिंचाई से लवणीकरण सैलिनाइजेशन। अत्यधिक सिंचाई एवं अपर्याप्त जल निकासी के कारण मिट्टी में लवण जमा हो जाते हैं जिससे कृषि भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। पंजाब एवं हरियाणा इसके उदाहरण हैं। खनन एवं औद्योगिक गतिविधियां। खनन अवैज्ञानिक भूमि उपयोग तथा औद्योगिक गतिविधियों से किसी भी जलवायु क्षेत्र में भूमि क्षरण हो सकता है। झारखंड के खनन क्षेत्र इसका उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा तथा सूखे की बढ़ती आवृत्ति विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को तेज कर रही है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, मराठवाड़ा तथा साहेल क्षेत्र को दर्शाकर मरुस्थलीकरण के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट कर सकते हैं जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के अनुसार मरुस्थलीकरण किसी एक जलवायु क्षेत्र तक सीमित नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC द्वारा प्रकाशित डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास भारत में भूमि क्षरण के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। भारत ने UNCCD COP 14 की मेजबानी की तथा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN मरुस्थलीकरण रोकने की प्रमुख वैश्विक पहल है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। मरुस्थलीकरण केवल शुष्क क्षेत्रों की समस्या नहीं बल्कि अनुचित भूमि उपयोग एवं जलवायु परिवर्तन से सभी जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौती है। प्रश्न 19 हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार व्यापक प्रभाव पड़ेगा। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2021। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। हिमालयी ग्लेशियर भारत की प्रमुख नदियों के स्रोत है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनका तीव्र पिघलना देश की जल सुरक्षा एवं जल संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। मुख्य भाग नदी प्रवाह में असंतुलन। प्रारंभिक वर्षों में ग्लेशियरों के तेज पिघलने से नदियों का प्रवाह बढ़ सकता है किंतु दीर्घकाल में हिमनदों के सिकुड़ने से जल उपलब्धता घटने की आशंका है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। पेयजल एवं सिंचाई संकट। ग्लेशियरों पर निर्भर नदियों के प्रवाह में कमी आने से पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई प्रभावित होगी। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ग्लेशियल झील विस्फोट पार GLOF। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमनद झीलों का निर्माण होता है। इनके फटने से अचानक विनाशकारी बाढ़ आती है। 2023 की दक्षिण लोहनक साउथ लोहनक झील विस्फोट बाढ़ इसका उदाहरण है। जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रभाव। अनियमित नदी प्रवाह तथा अत्यधिक अवसादन सेडिमेंटेशन से जल विद्युत परियोजनाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं इसका उदाहरण हैं। भूजल एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव। नदी प्रवाह में कमी से भूजल पुनर्भरण, आर्द्र भूमियों तथा जलीय जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यमुना के मैदानी क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। आप भारत के मानचित्र में गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, उत्तराखंड तथा सिक्किम को दर्शाकर हिमनदों से प्रभावित प्रमुख जल संसाधनों को स्पष्ट कर सकते हैं जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन।
आईपीसीसी के अनुसार हिमालय ग्लेशियरों का तीव्र ह्रास एशिया की जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट आईसीएमओडी ने हिमालय ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चेतावनी दी है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण जीएलओएफ तथा चरम वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। हिमालय ग्लेशियरों का पिघलना भारत की जल सुरक्षा, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। वैज्ञानिक जल प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन उपाय समय की आवश्यकता है। प्रश्न 20। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों के पुनर्ग्रहण रिक्लेमेशन के पर्यावरणीय निहितार्थ क्या है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2021। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण झीलों, तालाबों एवं आर्द्र भूमियों का पुनर्ग्रहण बढ़ा है, जिससे शहरी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। मुख्य भाग। अशहरी बाढ़ में वृद्धि। जल निकाय वर्षा जल को संग्रहित एवं नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इनके समाप्त होने से जल निकासी क्षमता घट जाती है और अल्प समय की वर्षा भी शहरी बाढ़ का कारण बनती है। 2020 की हैदराबाद बाढ़ इसका प्रमुख उदाहरण है। भूजल पुनर्भरण में कमी। झीलों एवं तालाबों के भर दिए जाने से वर्षा जल का प्राकृतिक पुनर्भरण रुक जाता है, जिससे भूजल स्तर गिरता है और जल संकट बढ़ता है। चेन्नई का जल संकट इसका उदाहरण है। जैव विविधता का ह्रास। आर्द्र भूमियां पक्षियों, मछलियों तथा अनेक जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास होती है। इनके पुनर्ग्रहण से यह जैव विविधता नष्ट होती है। पल्लीकरनी मार्श इसका उदाहरण है। शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव में वृद्धि। जल निकायों के स्थान पर कंक्रीट संरचनाएं बनने से स्थानीय तापमान बढ़ता है तथा शहरी ऊष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तीव्र हो जाता है। बेंगलुरु की झीलों का क्षरण इसका उदाहरण है। जल गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव। जल निकाय प्राकृतिक रूप से जल का शोधन करते हैं। इनके घटने से प्रदूषण बढ़ता है तथा जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बेलंदूर झील में झाग एवं आग लगने की घटनाएं इसका उदाहरण हैं। आप भारत के मानचित्र में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पल्लीकरनई मार्श तथा बेलंदूर झील को दर्शाकर जल निकायों के पुनर्ग्रहण से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को दिखा सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने शहरी बाढ़ के प्रमुख कारणों में जल निकायों पर अतिक्रमण को माना है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बल देता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में अमृत 2.0 तथा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स (NPCA) के माध्यम से शहरी जल निकायों के पुनर्जीवन पर विशेष बल दिया जा रहा है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। जल निकायों का पुनर्ग्रहण अल्पकालिक शहरी विकास तो देता है, किंतु दीर्घकाल में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। इनके संरक्षण एवं पुनर्जीवन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्रश्न 21। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों और क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2021। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। वर्ष 2021 में विश्व के विभिन्न भागों में अनेक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनसे क्षेत्रीय पर्यावरण, जैव विविधता, कृषि, वायु गुणवत्ता तथा मानव जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुए। मुख्य भाग। प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट। वर्ष 2021 में कुम्ब्रे विएखा, स्पेन, ला सुफ्रियर, सेंट विंसेंट, माउंट नेरागोंगो, कांगो तथा फाग्रा डाल्सफ्याल, आइसलैंड जैसे ज्वालामुखियों में बड़े विस्फोट हुए, जिन्होंने स्थानीय पर्यावरण एवं मानव बस्तियों को प्रभावित किया। वायु गुणवत्ता पर प्रभाव। ज्वालामुखीय राख एवं सल्फर डाइऑक्साइड (SO) के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण बढ़ा, दृश्यता कम हुई तथा श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई। कुम्ब्रे विएखा इसका प्रमुख उदाहरण है। जैव विविधता एवं कृषि पर प्रभाव। लावा प्रवाह और राख के जमाव से कृषि भूमि, वनस्पति तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हुए। ला पाल्मा के केले के बागानों को भारी क्षति पहुंची। भूदृश्य एवं जल संसाधनों में परिवर्तन। लावा प्रवाह से नए भूभाग बने, जबकि कई स्थानों पर स्थानीय जल स्रोत एवं नदी तंत्र प्रभावित हुए। फाग्रा डाल्सफ्याल इसका प्रमुख उदाहरण है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ज्वालामुखीय विस्फोटों से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ तथा परिवहन, पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। माउंट नेरागोंगो में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।
आप विश्व मानचित्र में स्पेन के ला पाल्मा, सेंट विंसेंट, आइसलैंड तथा कांगो के निरागोंगो ज्वालामुखी को दर्शा सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम ने वर्ष 2021 की प्रमुख ज्वालामुखीय घटनाओं का विस्तृत अभिलेखन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) तथा ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम वैश्विक ज्वालामुखीय गतिविधियों की सतत निगरानी करते हैं। वर्तमान में उपग्रह आधारित निगरानी, भूकंपीय सेंसर तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से ज्वालामुखीय आपदाओं के जोखिम को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अल्पकाल में ज्वालामुखी विनाशकारी होते हैं, किंतु दीर्घकाल में वे उपजाऊ मिट्टी तथा नए भूभाग का निर्माण भी करते हैं। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। वर्ष 2021 के ज्वालामुखी विस्फोटों ने पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। प्रभावी निगरानी एवं आपदा प्रबंधन से इनके जोखिम को कम किया जा सकता है।